हाँ साथियों, आज हम भारत के प्राचीन महान मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक से एक तो भारतीय इतिहास में जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आईएएस और आरएएस वगैरह में, वो बहुत अधिक आते हैं प्राचीन भारत में। दूसरा जो है, महान मौर्य वंश को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें एक गर्व का एहसास होता है, क्योंकि जिस वंश ने हमारे देश का पहली बार एकीकरण किया था, एकता के सूत्र में बांधा, भारत शब्द जो है सही मायने में मौर्य साम्राज्य में ही उजागर हुआ था। उससे पहले भारत एक नाम मात्र था, शब्द मात्र था, राजनीतिक रूप से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इसी कारण से एक तो हमें महान मौर्य वंश का जब अध्ययन करते हैं तो हमें जो है महान मौर्य वंश के बारे में गर्व तो होता ही है, साथ में हर एग्जाम में, आईएएस का हो, किसी भी प्रशासनिक सेवा में जो राज्य स्तर पर होती हैं, वहाँ भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो महान मौर्य वंश का जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है हम इसके बारे में जानने के जो साधन हैं, सोर्सेज ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो सोर्स हैं यानी कि साधन हैं, उनको बारे में जानेंगे। वो लिटरेचर भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है और अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं। परंतु इनके बाद जो है हम उनकी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार मौर्य है और महान अशोक मौर्य है। इन तीन शासकों के बारे में मौर्य साम्राज्य में विस्तार से बताया जाएगा और हर प्रशासनिक सेवा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कोई राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवा हो, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ महान मौर्य साम्राज्य। महान मौर्य साम्राज्य जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कि इसमें जो है सोर्स, यानी कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत या साधन, सोर्सेज। मौर्य साम्राज्य को जानने के जो साधन हैं उनमें साहित्यिक स्रोत, जिसमें हम जानते हैं कि साहित्य जो है, लिटरेचर हर युग में लिखा जाता रहा है। तो साहित्यिक स्रोत में हम सबसे मुख्य जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो थे वे भी महान थे, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के जो है भारत को एकता के सूत्र में बांधा था। इन दोनों के कारण ही आज हम जिस देश पर गर्व करते हैं वो इन्हीं की देन है हमारे लिए। तो महान मौर्य साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वास्तव में कौटिल्य जो है इनका नाम था विष्णुगुप्त, और चाणक्य का पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से पूरे देश का एकीकरण किया और नंद वंश जैसे साम्राज्य का विनाश किया, जो आम प्रजा के लिए, जो है आम जनता के लिए काफी विनाशकारी साबित हो रहा था। तो उसको नाश करके एक जो है इसमें शुभ साम्राज्य या सभी आम प्रजा के विषय में जो सोचने वाला साम्राज्य है उसकी स्थापना में योगदान दिया कौटिल्य ने। इसके अलावा जो है विशाख दत्त एक गुप्त युग में हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, जहां अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है किंतु वास्तव में यह एक राजनीतिक ग्रंथ है और भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वहीं विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है, जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी नाटक है, भारत का प्रथम जासूसी नाटक। गुप्त युग में विशाख दत्त ने इसको लिखा था और मौर्य साम्राज्य की कम से कम 800-900 वर्षों बाद इस ग्रंथ की रचना की गई है, मुद्रा राक्षस, जो कि भारत का पहला जासूसी नाटक है। जैसे कि अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, वैसे ही मुद्रा राक्षस भारत का पहला जासूसी नाटक है, पर दोनों से ही महान मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त जो है पुराण, हमारे भारत में जो है ब्राह्मण साहित्य के दौरान 18 पुराण लिखे गए। 18 पुराणों में से
विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश के बारे में बताता है। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मौर्य राजाओं की वंशावली के बारे में बताता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जैन ग्रंथ भी हैं, जैन धर्म से संबंधित। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन भी महान मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है बौद्ध ग्रंथों में हम लेते हैं दीपवंश और महावंश और दिव्यावदान। जैन ग्रंथ हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ये हमें मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करने वाले साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्य में विदेशियों का विवरण भी है जिसका भी हम जिक्र यहां उल्लेख करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि विदेशी विवरण कैसे आया। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, तो विदेशियों से इनके वैवाहिक संबंध बने। उस दौरान जो है विदेशी लेखकों ने भी इनके बारे में लिखना आरंभ किया था, यूनानी लेखक खासकर। और एक यूनानी लेखक तो भारत में राजदूत के तौर पर भी रहा। पाटलिपुत्र में 12 वर्षों तक मेगास्थनीज रहा था सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। उसने भी अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो है तत्कालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी दी गई है। मेगास्थनीज की इंडिका के अतिरिक्त जो है जब वैवाहिक संबंध बने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह किया, तो ये किसी भी भारतीय शासक का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, किसी भी राजा ने किसी विदेशी राजकुमारी से पहली बार विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह है आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व, 2300 साल से भी पहले, ठीक है। और 2300 वर्ष से भी पहले जो है ये विवाह हुआ, इसलिए किसी भी भारतीय शासक का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो वहां से जो वैवाहिक संबंध बने तो यूनानी लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। उनमें मेगास्थनीज प्रथम है और मेगास्थनीज संभवतः पहला विदेशी राजदूत है जो भारत में आया था। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन था, तो वो था मेगास्थनीज। और किसी भी भारतीय राजा ने किसी विदेशी राजकुमारी से विवाह किया, ये पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जो इस महान साम्राज्य का संस्थापक था, फाउंडर था। तो ये हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अभिलेख यानी कि पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक सामान्य स्टूडेंट को बताने के लिए इतना ही है कि पुरातत्व यानी कि खुदाई के दौरान हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, जो प्राचीन नगर दब गए हैं, प्राचीन स्मारक हैं, सिक्के इत्यादि हैं, अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख किसी भी भारतीय शासक के पहले अभिलेख हैं। भारत में अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक था। सीडीएस के एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है यह क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में अभिलेख जारी करने वाला पहला शासक कौन था। अशोक मौर्य, जो महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो अशोक के अभिलेख पूरे भारत से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत में अधिकांश क्षेत्र पर मौर्य वंश का राजा शासन स्थापित था। हम थोड़ा सा उसके बारे में मैं नक्शे में यहां जिक्र करता हूं कि मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था। मौर्य साम्राज्य के विषय में इनकी राजनीतिक जो जानकारी है, शासक जो है राजनीतिक, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य जो पहला शासक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व, इनका समय यह है। करीब 24 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार मौर्य
298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, और विश्व का सबसे महान शासक अब अशोक मौर्य। अशोक मौर्य को हमारे भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भी एक स्थान दिया गया। आज भारतीय जो भी रुपए होते हैं उन पर अशोक स्तंभ छपा होता है, या अशोक स्तंभ एक जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी है। अशोक चक्र आप सभी परिचित हैं। अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय ध्वज में बीचों बीच है। तो अशोक मौर्य विश्व का महान शासक था और इसने करीब 273 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक शासन किया। एक बहुत ही लंबे समय तक इसने शासन किया था ये, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबे समय तक रहा इनका शासन। विश्व के महानतम शासकों में अशोक की गिनती आती है। और फिर अशोक की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ और अंतिम शासक था बृहद्रथ। 184 बीसी में इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दी और करीब 138 सालों तक, ये 322 बीसी से 184 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक इस महान मौर्य साम्राज्य ने 138 वर्ष तक जो है शासन किया और भारत को एकता के सूत्र में बांध के रखा, देश का एकीकरण किया। इसीलिए जिस पर हम भारत पर गर्व करते हैं, जो पहले मौर्य साम्राज्य से पूर्व एक मात्र शब्द था, जिसे राजनीतिक रूप दिया, पूरे देश का एकीकरण करके इस देश का नाम इन्होंने किया। तो महान मौर्य साम्राज्य के इन 3 महान शासकों की हम यहां गिनती करते हैं। मौर्य साम्राज्य की विशालता की मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, और मैं छोटा नक्शा बना रहा हूं यहां बोर्ड पर, ज्यादा बड़ा नहीं, उसमें बस समझ में आ जाए आप स्टूडेंट्स को। ये भारत है और जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान अभी ही बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। मौर्य साम्राज्य तक तो यहीं तक था। और जब भारत में यहां ये पाटलिपुत्र, आज का पटना, ये इनकी राजधानी थी। आज जिसे हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, पूरे देश पर इनका साम्राज्य था। और यहां तक कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया, सेल्यूकस को जब पराजित किया तो उसने भी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिए थे, जैसे कि एरिया, जिसे हम आज हेरात कहते हैं, अराकोशिया जिसे हम आज कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे हम आज बलूचिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान में है, और पेरोपनिस्डेई जो वर्तमान में काबुल है। यूनानी शासक जब चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ तब उसने अपने 4 प्रांत दिए थे। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। जब ये 4 प्रांत सम्मिलित होते हैं तो महान मौर्य साम्राज्य भारत में बहुत दूर तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक। फारस यानी कि पर्शिया, ईरान से इसकी सीमा टच करती थी। इतना विशाल साम्राज्य किसी भी बाद में किसी भी राजवंश के पास भारत में नहीं रहा। विदेशी इतिहासकार वी.ए. स्मिथ का कहना है, जब विदेशी इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने यह कहा कि मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि मुगल उसके लिए तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। मुगल उसके लिए तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। इतना विशाल साम्राज्य था इनका, मौर्य वंश का। ना मुगलों के पास था, ना अंग्रेजों के पास इतना भारत आया। तो वी.ए. स्मिथ का यह कोटेशन बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इस वंश के बारे में। तो हम अब आरंभ कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की